हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं यूपी जीएनएम के लिए स्पेशल क्लास, जो कि 11 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। और आज की क्लास जो है वो विज्ञान के लिए है स्पेशल, जो कि साइंस के लिए है। और आज की क्लास में हम लोग 30 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यस्त किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एम्पियर मीटर या ओमीटर, किसका प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए? तो जो विद्युत धारा को मापते हैं उसके लिए हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। ए मीटर यानी कि कहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे ए मीटर दिया है। एम्पियर मीटर दिया गया है, जो कि हम लोग क्या मापते हैं? धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं, इससे वोल्टेज मापते हैं। और ए मीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। ए मीटर जो है इससे हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर है, इससे हम लोग विद्युत धारा की उपस्थिति को नापते हैं, दिशा को नापते हैं गैल्वेनोमीटर से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? वेग का परिवर्तन के कारण, द्रव्यमान का परिवर्तन के कारण, तापमान के कारण या परावर्तन के कारण? तो जो प्रकाश का अपवर्तन है वो वेग का परिवर्तन के कारण होता है। वेग में परिवर्तन के कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए कि 220 वोल्ट 1000 वाट के हीटर में कितने धारा बहती है? 220 वोल्ट 1000 वाट के हीटर में कितनी धारा बहती है? हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि 11 जून यानी कि बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए हम लोग जितना से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतना क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूछा है कितनी धारा बहती है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, शक्ति बराबर फार्मूला हम लोग पहले जान चुके हैं, VI, P बराबर होता है VI। तो I बराबर हम लोगों से यहाँ पे पूछा है, तो I बराबर हो जाएगा P/V। P यानी कि पावर कितना दिया गया है? 1000 वाट। 1000 वाट बटा यहाँ पे 220 वोल्ट। यहाँ 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब इसको देखिए, इसको हम लोग यहाँ से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4.54 यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा का राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि विद्युत पावर का मात्रक क्या है? विद्युत पावर का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन या फिर ओम। क्या हो जाएगा विद्युत पावर का मात्रक? विद्युत पावर का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत पावर का मात्रक क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4? तो वाट बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया, वाट हो जाएगा। पावर का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा। जूल किसका है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक है जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। न्यूटन किसका होता है? तो बल का होता है SI मात्रक न्यूटन। और जो ओम होता है वो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और जो शक्ति है वाट है वो शक्ति का होता है, पावर का होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लेते चलिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? स्क्रीनशॉट या फिर आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इसका बतलाइए क्या हो जाएगा। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात होती है? बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या कोई नियम नहीं? बतलाइए जल्दी से कि किस नियम से हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो दाएं हाथ के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दाएं हाथ के नियम से, राइट हैंड रूल से हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो ये तो सभी को मालूम होगा कि इसमें 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं। और उभयचर में कितने होते हैं? उभयचर जैसे हो गया सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं, इसको भी याद रखना है। सरीसृप में 3 कक्ष, मछली में 2 कक्ष होते हैं। मछली में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, इसको भी याद रखना है।
और सरीसृप हो गया, उभयचर, ये सब में होते हैं 3 कक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। बतलाइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, यहाँ पे बताइए। मोटर, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको मोटर बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे क्या होता है। वेग बदलता है, दिशा बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है या उपरोक्त सभी बदलती है। कौन बदलता है, जल्दी से बतलाइए। उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही। यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि वेग भी बदलता है, दिशा भी बदलता है और तरंग दैर्घ्य भी बदलता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का रेखांकन किस नियम से होता है। न्यूटन का नियम, वेग का नियम, परावर्तन का नियम या फिर अपवर्तन का नियम, किससे होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो परावर्तन के नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, आगे भी आने वाले क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप लोग कंटिन्यू चैनल पर बने रहे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इस क्लास को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 10 क्या बोलता है कि कौन सी धातु हवा में तुरंत प्रतिक्रिया करती है। कौन सी धातु हवा में तुरंत प्रतिक्रिया करती है, बतलाइए क्या हो जाएगा। सोना, चांदी, सोडियम या फिर लोहा। कौन सी धातु हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, इसीलिए क्योंकि यह ऑक्सीजन से हवा से अभिक्रिया कर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि लिटमस नीला से लाल किसके प्रभाव में होता है। लिटमस नीला से लाल किसके प्रभाव में होता है, बतलाइए यहाँ पे। क्षार, अम्ल, नमक या जल। तो देखिए नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है, तो किसके प्रभाव से होता है यहाँ से, तो बतलाइए जल्दी से किसके प्रभाव से होता है। एसिड, बिल्कुल सही, अम्ल के प्रभाव से होता है। अम्ल के प्रभाव, अगर जो यहाँ पे लाल से नीला होता है, तो अगर यहाँ लाल से अगर नीला हो जाता है तो किसके प्रभाव से होता है। अगर लाल से नीला होता है तब यहाँ पे हो जाएगा क्षार के प्रभाव से। अगर नीला से लाल होता है तो अम्ल के प्रभाव से, और अगर लाल से नीला होता है तो क्षार के प्रभाव से। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर नीले लिटमस पत्र पर अगर अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है, तो लाल में परिवर्तन हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र में अगर क्षार डाला जाता है तो वह नीला बन जाता है। इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में हम आप लोगों को बतला है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का योग होता है और उसमें एकल पदार्थ का यहाँ पे उत्पाद बनता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 मिलता है और एकल उत्पाद बनता है, जो कि बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 उत्पाद बनता है जो गलत है, यहाँ भी 2 बनता है और यहाँ भी 2 बनता है जो कि गलत है। और यहाँ पे एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ में यहाँ पे बनता है, उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको हम पहले ही बतला चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है कि मानव में मूत्र किस अंग द्वारा बाहर निकाला जाता है। यकृत, वृक्क यानी किडनी, ब्लैडर यानी मूत्राशय या फिर मूत्रमार्ग। बतलाइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूरेथ्रा हो जाएगा। इसका राइट आंसर मूत्रमार्ग। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया है, यकृत, जो कि गलत हो जाएगा। लिवर नहीं होगा, किडनी भी नहीं होगा। किडनी जो है
और रक्त को छानकर अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है, और जो यहाँ पे ब्लैडर है यह इकट्ठा करता है, यहाँ पे जो मूत्राशय है यहाँ पे मूत्र का इकट्ठा करता है और मूत्र मार्ग जो है वो यहाँ से बाहर निकालता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि अम्लों का पीएच मान होता है। अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से बराबर, 7 से कम। कितना होता है बतलाइए, बताया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर 7 के बराबर है तो यह होता है उदासीन, 7 से बराबर है तो उदासीन, 7 से अगर अधिक है तो यह होता है क्षार, और 7 से कम है तो यह होता है अम्ल। अब यहाँ पे कितना बोला गया है देखिए क्वेश्चन में कि अम्लों का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि पानी में HCl घोरने पे कौन सा आयन बनता है? पानी में HCl घोरने पे कौन सा आयन बनता है? OH आयन, Cl आयन यानी क्लोरीन, हाइड्रोजन, या फिर H3O+ यानी हाइड्रोनियम। तो देखिए पानी में अगर हम लोग HCl घोरते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन आयन बाहर निकलता है, क्लोरीन आयन H2O+ HCl यहाँ पे हम लोग घोरते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है H3O+, और यहाँ पे क्लोरीन आयन प्राप्त होता है। तो क्लोरीन आयन यहाँ पे बाहर निकलता है, क्लोरीन आयन बाहर निकलता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि लाल रंग की लिटमस पट्टी को नीला करने वाला पदार्थ, अगर लाल को नीला करता है तो कौन सा पदार्थ होगा बतलाइए। अभी जस्ट बतलाए थे, वो पदार्थ जो होगा वो क्षार होगा, और इनमें से कौन सा पदार्थ क्षार है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HCl अम्ल है और अम्ल है। यहाँ पे NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और हम लोगों को यहाँ क्षार की ज़रूरत है अगर ये क्या करना है, नीला करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ZnSO4 + H2 में कौन सी प्रतिक्रिया है? यहाँ पे कौन सी प्रतिक्रिया है बतलाना है कि कौन सी प्रतिक्रिया यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होता है। देखिए पहले यह बतला दिए हैं कि एक यौगिक यहाँ पे है और यहाँ पे दूसरे तत्व इसको विस्थापित कर दे रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ पे देखिए बाहर निकाल दे रहा है, और जिंक अपना यहाँ पे जगह ले रहा है। यह होता है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मजबूत अम्ल है जिसका पीएच मान कम होता है? जिसका पीएच मान कम होता है वह होता है मजबूत अम्ल। कम पीएच जितना कम होता है उतना मजबूत अम्ल होता है। तो इनमें से जो मजबूत अम्ल है वो कौन है? HCl है। HCl यहाँ पे सबसे मजबूत अम्ल है। सबसे मजबूत अम्ल कौन है यहाँ से? तो HCl। HCl या फिर जिस अम्ल में कम हाइड्रोजन रहता है वह अधिक प्रबल होता है। जितना कम पीएच उतना कम हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साबुन क्षारीय होते हैं क्योंकि साबुन क्षारीय होते हैं क्योंकि अम्ल और तेल, क्षार और तेल, पानी और तेल, या अम्ल और पानी। अम्ल क्षारीय होते हैं क्योंकि क्षार और तेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षारीय इसलिए होते हैं, एल्कली एंड ऑयल होते हैं। बने किससे होते हैं? क्षार और तेल से बने होते हैं, इसलिए साबुन क्षारीय होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि NaCl का पीएच मान क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? क्या होता है बतलाइए। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। NaCl, NaCl क्या होता है? नमक को बोलते हैं। NaCl नमक होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है?
पादप में भोजन का स्थानांतरण और एक होता है जल का स्थानांतरण। जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है और जल का होता है जाइलम के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त शुद्ध करने का कार्य किस अंग का है। रक्त शुद्ध करने का कार्य किस अंग का है। ऑप्शन ए है फेफड़ा यानी लंग्स, लीवर, किडनी या फिर हार्ट। क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वृक्क का काम है। और यहाँ पे क्या करता है, लंग्स यानी फेफड़ा क्या करता है, यह ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। यकृत क्या करता है, रक्त छानता है यानी कि जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको निकालता है। और हृदय जो होता है वो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि लेंस को फोकस दूरी दोगुनी करने पे प्रतिबिंब का आकार। लेंस की फोकस दूरी दोगुनी करने पे प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो आधा हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है। विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है। इलेक्ट्रॉन की गति से, धन आवेश की गति से, न्यूट्रॉन की गति से या कोई नहीं। तो विद्युत धारा की जो दिशा है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धन आवेश की गति से निर्धारित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की पाचन क्रिया मुख में किससे प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया मुख में किससे प्रारंभ होती है। अम्ल से, सलाइवा यानी लार से, पित्त से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो इसका हो जाएगा सलाइवा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लार से यहाँ से स्टार्ट होती है, सलाइवा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की पत्तियों में भोजन संश्लेषण किस प्रक्रिया से होता है। पत्तियों में भोजन संश्लेषण किससे होता है, किस प्रक्रिया से होता है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या श्वसन। तो इसमें जो संश्लेषण होता है भोजन का वो प्रकाश संश्लेषण से होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग इसी तरह से भी और बहुत सारे फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं, बिना टाइम व्यस्त किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड या लार ग्रंथि। कौन हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर होता है, ऑप्शन नंबर ए, बी, लीवर। और अगर सेकेंड में बोला जाए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन गैस बाहर निकलती है। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ये सभी को मालूम है कि CO2 गैस बाहर निकलती है और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो अंदर जाती है। O2 गैस अंदर जाती है और CO2 गैस बाहर निकलती है। यहाँ तक क्लियर है सभी का, जल्दी से बतलाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मानव का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मानव का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है बतलाइए। अभी जस्ट हम बतलाए थे कि भोजन का परिवहन कौन करता है और जल का परिवहन कौन करता है, इसको हम अभी जस्ट बतलाए थे। तो इसका PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यही था आज के क्लास का 30 MCQ क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी तरह के क्लास आपका कंटिन्यू हो रहा है और GK का भी आप लोगों का क्लास चल रहा है, तो आप लोग GK का भी क्लास जाकर देख सकते हैं।